सा मटेरियल है। सगळ्यांना नमस्कार। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग एरर्स हैं और उनके रेक्टिफिकेशंस। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाता है अकाउंटिंग एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशंस। इसके बारे में मैं बता दूं कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि जितने भी स्टेजेस हैं, जितने भी फेजेस हैं, उसमें एक स्टेज आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसको हम कहते हैं समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से यह माना जाता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली है, टैली का मतलब यहाँ पे ये होता है कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, अगर वो है तो ये आपका प्रिंसिपली ये मान के चला जाता है कि आपके द्वारा किए गए सारे काम, अकाउंटिंग वर्क करेक्ट हैं। वो करेक्ट होने की स्थिति में ही आपके डेबिट इक्वल क्रेडिट होता है। अगर ये ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो ये भी माना जाता है कि आपका बैलेंस शीट, यू कैन एबल टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट। ये प्रिंसिपली ये मान के चला जाता है। लेकिन गलतियां होती है जब अकाउंटिंग प्रोसेस जब शुरू रहता है, जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, जब हम लोग जर्नल पोस्टिंग करते हैं, जर्नल राइटिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, उसका ट्रायल बैलेंस बनाने के पोजीशन में आते हैं, तो भले ही आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, लेकिन कुछ अकाउंटिंग एरर्स होते हैं जिनको हमें जर्नल एंट्री पास करके उसको करेक्ट करना पड़ता है। और करेक्ट करने के बाद उसका फिर करेक्ट की गई एंट्री का हम लोग दोबारा पोस्टिंग करते हैं। यानी जो हम लोगों से गलती हो गई रहती है, जो हम लोगों ने मिस्टेक किया रहता है, उसको रेक्टिफाई करते हैं। उसको रेक्टिफाई करते हुए न्यू एंट्री पास करते हैं और न्यू एंट्री का पोस्टिंग फिर से होता है, तब जाकर आपका अकाउंटिंग वर्क जो है 100% करेक्ट होता है। तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे कि गलतियाँ कैसे होती हैं, किस प्रकार की होती हैं और उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। आपको मटेरियल जो लिटरेचर पार्ट है आपको दे दिया गया है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एज वी नो प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ चेक एंड बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम जो है ये अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है कि हर स्टेप पे वो आपको चेक पॉइंट देता है। अगर आपने सही किया है तो ये चेक पॉइंट आपका ये रहेगा, जिससे कि आप उसको चेक कर सकते हो कि आपने जो काम किए हैं सही किए हैं या नहीं। तो वो चेक पॉइंट कैसे होते हैं और किस तरह से उसको चेक किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा यहाँ पर की गई है। पहला जो है, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये 2 एस्पेक्ट जो होता है वो आइदर कैश ट्रांजैक्शन होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। डेबिट और क्रेडिट, इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट, और जो कि आपको एक दिन ये डे टू डे बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है और एक पीरियडिकली आकर उसको चेक किया जाता है कि इट मस्ट बी टैली, इट मस्ट बी इक्वल टू डेबिट और क्रेडिट।
फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि कैश बैलेंस ऑन एनी डे मस्ट बी इक्वल टू एक्चुअल कैश इन हैंड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आपका कैश बुक है, जो कैश बुक डे क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है, जो डे का क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है, मतलब ये होता है कि उतना बैलेंस आपके पास लिक्विड कैश के रूप में आपके पास अवेलेबल है, और वो टैली होना चाहिए। जितना कैश बुक आपको कैश बैलेंस दिखा रहा है उतना आपके पास, आपके कैश चेस्ट में आपके पास फिजिकल कैश उतना होना आवश्यक है। फिर कंट्रोल अकाउंट्स इन जनरल लेजर एक्ट एज ए continuous check, so also the classified the accounts in different personal subsidy ledger, general ledger जो है वो एक मेन लेजर होता है, और जो कंट्रोल करता है आपके सब्सिडरी लेजर जो होते हैं, जैसे कि परचेज है, सेल्स है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जो सब्सिडरी लेजर्स हैं वो सबका एंट्री उसमें जनरल लेजर में होता है, और जनरल लेजर से ही आपका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करता है। फिर R&D स्टेटमेंट एंड ट्रायल बैलेंस शीट टैली। R&D जो है ये आपका कुछ कॉपरेटिव R&D रिसीट एंड डिसबर्समेंट अकाउंट बनाते हैं, और उससे आपका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, उससे भी आपका ट्रायल बैलेंस बनता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो आइदर ये इट मे बी R&D अकाउंट, रिसीट डिसबर्समेंट अकाउंट और ट्रायल बैलेंस, इट शुड बी टैली। इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट होना ही चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली भी हो जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज, आपके अकाउंटिंग वर्क्स आपके करेक्ट हों, उसमें चांसेस रहते हैं एरर्स के। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे आप देखें कि अकाउंटिंग एरर जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, अकाउंटिंग एरर में दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी ये है, दोज अफेक्ट ट्रायल बैलेंस एंड R&D अकाउंट। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग एरर जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होगा। इसका मतलब ये है दोज इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी जो आपके ऐसी गलतियां जो आपके ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगी। दूसरा इफेक्ट है दोज डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि गलतियां होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि मिस्टेक्स विच मे affect your trial balance means your trial balance should not be tally, और दूसरा है तो error is there but it won't affect your trial balance, और आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। अब आप इन एरर्स को हाउ यू लोकेट दिस एरर, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, टिप्स दिए गए हैं। नंबर 1 है चेक द टोटल डेबिट और क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि डेबिट क्रेडिट का टोटल आइदर इट इज़ इन, हो सकता है कि आपके लिस्टिंग बनाते वक्त, आपका ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आपने डेबिट और क्रेडिट में फिगर सही नहीं लिखी हो, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जहाँ से आपने फिगर्स को ट्रांसफ़र किया है, इट मीन्स योर जनरल लेजर और लेजर, जहाँ से आपने डेबिट और क्रेडिट के फिगर्स को ट्रांसफ़र किया है उसको आप चेक करें। अगर वो सही फिगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू ये पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग गलत हुई होगी, रॉन्ग साइड पोस्टिंग हुआ होगा, उसको चेक करना पड़ेगा आपको। रीचेक द टोटल
consolidated levels, consolidated heads and control heads of control account, जैसे कि सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स ये अलग अलग, ये सब्सिडरी बुक हैं, डेटर्स और लेजर। डेटर्स जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, जो आपके कस्टमर्स अकाउंट हैं, जो जिनको आप सेल करते हो कोई भी चीज़, ऑफ कोर्स ऑन क्रेडिट, तो उसका एक लेजर बनाया जाता है, उसका एक बुक बनता है जिसको कहते हैं डेटर्स लेजर, जिसमें आपके कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं। और कस्टमर्स आपके केवल एक नहीं होता, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनके अकाउंट उसमें डेटर्स में होते हैं, और उन सब का डेटर्स बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में आता है। तो आप डेटर्स बैलेंस यानी कि आप जो सब्सिडरी बुक है आपके, इट मे बी डेटर्स, इट मे बी क्रेडिटर्स, इट मे बी परचेज, इट मे बी सेल्स, जहाँ से आपने लेजर में ट्रांसफ़र किया है, आपको इंडिविजुअली इसको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है, ensure that all balances including cash and bank have been duly taken in trial balance। इसका मतलब ये होता है कि आप सब्सिडरी बुक्स को तो आप ले लेते हो, मतलब कि सारे लेजर में आ जाते हैं, लेकिन बहुत बार होता ये है कि एक सब्सिडरी बुक में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है जो कि कैश बुक होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कैश अकाउंट करके, लेकिन वो कैश बुक होता है जिसमें आपके कैश और बैंक बैलेंस को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें एंट्री होती है कैश और बैंक बैलेंस की, और एट द एंड ऑफ पीरियड दोनों का बैलेंस जो होता है, आइदर इट इज़ इन कैश बैलेंस और इट इज़ इन बैंक बैलेंस, ये आपके ट्रायल बैलेंस में। Yes, any problem? So म्यूट, प्लीज़ म्यूट, आपकी आवाज़ें यहाँ पे आ रही है, प्लीज़ आप पे अटेंशन। तो मैं ये कह रहा था कि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस जो होता है, जो एट द एंड ऑफ पीरियड में जो बैलेंसिंग फिगर आती है, आइदर इट इज़ इन कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, वो उस पीरियड का वो जो बैलेंस होता है जो कि कैश बुक में होता है, उसको लेना बहुत समय में आदमी भूल जाता है। और आपको पता है कि कैश और बैंक बैलेंस जो है ऑलवेज इन डेबिट, इन ट्रायल बैलेंस इट शोज ऑलवेज इन डेबिट बैलेंस टू कैश इन हैंड और कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस में आता है। ये लेना आदमी भूल जाता है, तो आप इंश्योर करें कि आपने कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को ट्रांसफ़र किया है या नहीं। नेक्स्ट स्टेज इज नेक्स्ट वेरीफाई बैलेंसिंग ऑफ ऑल कंट्रोल अकाउंट्स इन द लेजर। आपने जो बैलेंसिंग किया है वो प्रॉपर किया है या नहीं किया है, उससे आप चेक करें लेजर से। देन फाइंड आउट एग्जैक्ट डिफरेंस and look for number 1 identical amount, that is a possibilities of omission, and next is half the amount if any balance written on wrong side। ये दो चीज़ें हैं। पहला जो बताया गया है कि ऐसे फिगर जो आप भूल जाते हो, यानी एरर ऑफ ओमिशन होता है, वो जो आप भूल जाते हो कोई फिगर को लेना, नंबर 1 पॉसिबिलिटी वो होती है। नंबर 2 होती है जो आपका डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस का, डेबिट और क्रेडिट, तो इट में भी जैसे गलती ये होती है कि आपने फिगर उल्टे लिखे हों। 76 करेक्ट फिगर है, आपने लिखते वक्त 67 लिखा हो, तो ये जो एरर होता है 27 का होता है। मतलब कि जो फिगर्स जो आपके डिफरेंस आते हैं, अगर 27 का है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि भाई कहीं फिगर तो उल्टी लिखी नहीं गई है।
इसका मतलब ये यहाँ पे बताया गया है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। जो डिफरेंस फिगर को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपने फिगर सही लिखा है या नहीं। आपने एक जो आपका मेन बुक है जहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया है, इट मीन्स कैश बुक, वहाँ पे तो सही लिखा है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करते वक्त तो उसको एरर हो गया कि आइदर आपको 76 के बजाय आपने 67 लिख लिया हो, 63 के बजाय आपने 36 लिखा हो। इस तरह के डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है, इफ़ टोटल ऑफ ऑल फिगर्स ऑफ द डिफरेंस अमाउंट comes to 9 ट्रांसपोजल ऑफ सम फिगर इज़ पॉसिबल। जैसे मैंने बताया आपका 27 होता है, वैसे ही 9 का डिफरेंस भी होता है, उससे भी आपको चेक करना होगा। 9 का डिफरेंस भी इसी तरह से आता है। देन रीचेक द टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक्स के आप टोटल चेक करो। देन इन केस ऑफ लार्ज डिफरेंस कंपेयर द फिगर विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आपका डिफरेंस लैक्स में है, बड़ी फिगर में है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो आपने लास्ट ईयर का जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है करंट ईयर में, वो आपने सही किया है या नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा आपको। या फिर आपने किया भी है या नहीं। ओपनिंग बैलेंसेस जो आपके लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस हैं, इस साल के ओपनिंग बैलेंस होते हैं, उसको आपने करेक्टली ट्रांसफ़र किया है नंबर 1 या नहीं किया है। ये दोनों पोजीशन को आपको, दोनों कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक ऑल कैरी फॉरवर्ड्स एंड इवन पोस्टिंग। कैरी फॉरवर्ड मतलब ये है कि आपने फिगर को पेज वाइज अगर आप करते हो टोटल, तो कैरी फॉरवर्ड करने में गलती हो सकती है। कैरी फॉरवर्ड बहुत समय में कैरी फॉरवर्ड फिगर को नहीं किया जाता है, और कभी कभी गलत फिगर ट्रांसफ़र हो जाता है कैरी फॉरवर्ड में। तो ये सारे चांसेस हैं मिस्टेक्स होने के, जिसको लोकेट कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब एरर्स के बारे में यहाँ पे डायग्राम बताया गया है कि एरर्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के एरर्स होते हैं, वो यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे देखिए एरर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है, दो टाइप में किया गया है। एक को कहा गया है क्लरिकल एरर और दूसरे को कहा गया है एरर ऑफ प्रिंसिपल। दो टाइप के एरर होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल जिसका मतलब विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है, गलतियां होती है लेकिन वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, मतलब कि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। लेकिन क्लरिकल एरर जो होता है वो आपके ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देता। क्यों? उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लरिकल एरर कौन कौन से होते हैं? एक है, पहला जो है इसमें एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स एंड एरर ऑफ डबल एंट्री। एरर ऑफ ओमिशन जैसे कि नाम बताया गया है, ओमिशन मीन्स आप कंप्लीटली इसको भूल गए हैं, लेना ही आपने कंप्लीटली आपने उसको लिया ही नहीं है। उसमें यही बताया कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अगर आपने कोई फिगर ली ही नहीं है, स्टार्ट से ली नहीं है, तो वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, ये जान लीजिए। आपका ट्रायल बैलेंस टैली जरूर हो जाएगा लेकिन वो करेक्ट फिगर नहीं होगी। एरर ऑफ ओमिशन में बताया गया है कंप्लीट जो एरर होगा वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। पार्शियल में ये अफेक्ट करेगा और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने कैश बुक में एंट्री की है लेकिन उसकी पोस्टिंग आपने लेजर में नहीं की, तो ट्रायल बैलेंस ये पार्शियल हो गया, मतलब कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि आपके एक बुक में एंट्री है दूसरे में नहीं है, इसलिए फिगर जो होगा वो रॉन्ग होगा और आपके ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगा। कंप्लीट, अगर आपने फिगर कहीं पे मेन बुक में लिखा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसका
कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना उसकी पोस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने उस फिगर को लिया ही नहीं है। लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस की जो फिगर आएगी वो गलत होगी, इवन आपका बैलेंस शीट बनने के बाद भी वो गलत होगा। ये हो गया आपका एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट जो टाइप है एरर का वो है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब यहाँ पर है, नीचे बताया गया है, रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक। आपने जैसे मैंने अभी बताया 6300 को 3600 लिखना, रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक, आपने रॉन्ग अमाउंट से सब्सिडरी बुक में पोस्टिंग की। मतलब ये है कि आपका कैश बुक 3600 का है और आपने सब्सिडरी बुक्स में उसको 6300 पे किया। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक विल नॉट अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। यानी सब्सिडरी बुक का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि रॉन्ग अमाउंट यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्री अमाउंट है वो अलग है और आपने उसको लिखा अलग है, 6300 लिखा है 3600 के अलग। तो अगर आपने बेसिकली अपने पहले से ही गलत अमाउंट लिखा है तो उतने से ही टैली होगा, अमाउंट टैली हो जाएगा, बट आपका बुक जो ट्रायल बैलेंस होगा वो फिगर रॉन्ग होगा। देन रॉन्ग अकाउंट, दूसरा इसमें है रॉन्ग अकाउंट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग अकाउंट का मतलब ये है कि आपने आपके एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर हेड में आपने एक्सपेंडिचर हेड में लिया लेकिन रॉन्ग इसमें लिया है। फॉर एग्जांपल आपने एरर जो किया है वो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी जो होती है एक्सपेंडिचर होता है, आपने रेंट भी डेबिट होता है, सैलरी भी डेबिट होती है, दोनों एक्सपेंडिचर है। आपने क्या किया है, रेंट के फिगर को सैलरी के अकाउंट में डाल दिया है। रेंट का जो फिगर है वो आपने बजाय रेंट अकाउंट हेड में डालने के आपने सैलरी अकाउंट हेड में डाला है। मतलब ये है कि आपने उतने अमाउंट से उसको डेबिट किया है, एक्सपेंसेस दिखाया है, तो एक्सपेंडिचर सही है आपका, लेकिन हेड रॉन्ग है। होना चाहिए था सैलरी अकाउंट में होना चाहिए था, आपने रेंट को सैलरी अकाउंट में दिखाया है। इस तरह की गलती हुई, इसको कहते हैं हम लोग रॉन्ग अमाउंट विल अफेक्ट। सब्सिडरी बुक का हो गया। रॉन्ग अमाउंट का मैंने बता दिया, रॉन्ग अमाउंट इन लेजर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग अमाउंट इन लेजर, अगर आपने लेजर में रॉन्ग अमाउंट लिखा है प्राइमरी बुक से तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। रॉन्ग साइड ऑफ लेजर, डेबिट की एंट्री आपने क्रेडिट में की। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी अकाउंट जो कि डेबिट में आता है, सैलरी जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है आपका एक्सपेंडिचर है, बजाय डेबिट के आपने सैलरी को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कॉलम में लिखा, तो वो टैली नहीं होगा। जो डिफरेंस आएगा डबल अमाउंट का डिफरेंस आएगा। एक्चुअल अगर मान लीजिए आपने 750, अगर आपने सैलरी अकाउंट आपका 750 है और वो 750 आपने बजाय डेबिट के क्रेडिट में किया, तो 750 तो शॉर्टफॉल होगा इसका डेबिट कॉलम का, और 750 जो एडिशनल अमाउंट होगा वो क्रेडिट में जाएगा, यानी डिफरेंस होगा 1500। यानी आपका ट्रायल बैलेंस की जो डिफरेंशियल फिगर आएगी वो 1500 की आएगी। ये हो गया रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट। देन रॉन्ग टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक्स।
रॉन्ग टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक का टोटल जो आपने लिया है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स या डेटर्स जो आपके सब्सिडरी बुक है उसका जो टोटल आपने लिया, टोटल का मतलब यहाँ पे ये वो होता है कि जब आप इसको लेजर को, मतलब कि आपके डेटर्स लेजर को आप जब ट्रांसफ़र करते हो ट्रायल बैलेंस में, तो उसमें जितने भी आपके डेटर्स हैं, हो सकता है कि वो 10 हों 50 हों, वो सबके टोटल, सबका कंसोलिडेटेड अमाउंट का टोटल आप ट्रांसफ़र करते हो आप ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप सब्सिडरी लेजर डेटर्स, फॉर एग्जांपल डेटर्स लेजर का जो टोटल है वो रॉन्ग टोटल को लेकर आपने उसको ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ये हो गया आपका एरर ऑफ कमीशन। फिर होता है कॉम्पनसेटिंग एरर्स, टुगेदर दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कॉम्पनसेटिंग एरर्स का मतलब ये है कि अगेन यहाँ पर कॉम्पनसेट है ना, कि एरर है लेकिन उसको कॉम्पनसेट किया जा रहा है। डेबिट, मान लीजिए डेबिट हेड में एक्सपेंडिचर हेड है, तो आपने उस एरर को दूसरे अकाउंट हेड में कॉम्पनसेट कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सैलरी को रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। आपका एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर इज करेक्ट, लेकिन हेड गलत है, तो इसको कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेट किया, एरर जो है फिगर सही है लेकिन हेड गलत है, वो हो गया कॉम्पनसेटिंग एरर। एरर ऑफ डबल एंट्री, इसका मतलब है एक एक्सपेंडिचर, एक एंट्री को दो बार आपने डेबिट किया, डबल दो बार किया। अगेन अगर मान लीजिए आपने रेंट अकाउंट, रेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आपने 5000 लिखा, ये एक एंट्री हो गई, रेंट को डेबिट कर दिया P&L में 5000, और फिर आपने सॉरी सब्सिडरी बुक में, और फिर एक एंट्री और मारी आपने रेंट 5000, यानी आपने एक एंट्री को दो बार किया, डबल कर दिया। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका कितना था 5000, अब डबल करने से वो कितना हो जाएगा, दो बार 5000 करने के बाद 10000 हो जाएगा। इसको कहते हैं एरर ऑफ डबल एंट्री। और इससे क्या होगा, इससे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा बट योर ट्रायल बैलेंस विल नॉट अफेक्ट एंड योर ट्रायल बैलेंस विल बी टैली। सबको मैंने डिफाइन किया है इस पे। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन इन केस where entries are omitted in full or part. Example, purchase goods worth rupees 10,000 from Artfed Guwahati has not been recorded. This has been entered has to be entered either in the day book or cash book and posted to supplier's account as well as a purchase account. If posting to purchase account is omitted, the same has to be done. Omitted means you have forget to enter this entry in your book. एरर ऑफ कमीशन को डिफाइन किया है मैंने। Wrong entries made on wrong side and or wrong amount and the like, wrong entry to be corrected. For example, sales of rupees 68,000 recorded as rupees 6,800. So fresh entry for an amount of rupees 61,200, that is a 68,000 minus 6,800, that is a differential figure has to be made.
यानी यहाँ पर आपने क्या किया है, 68,000 की बजाय आपने 6,800 की एंट्री किया आपने सेल्स में, जो कि डिफरेंस आता है आपका 61,200 का। कैसे? 68,000 माइनस 6,800, डिफरेंस विल बी 61,200, जिसकी एंट्री आपको दोबारा करनी पड़ेगी डिफरेंशियल फिगर की, तब जाके ये टैली होगा। ये हो गया आपका एरर ऑफ कमीशन। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, इट अराइजेज व्हेन one or more errors are counterbalanced by the one or more errors. For example, an excess credit of rupees 1,000 to sales account compensated over debit of furniture account rupees 1,000. मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे वही चीज़ बताया है। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 1,000, 1,000 रुपये जो एक्सेस क्रेडिट है सेल्स अकाउंट का, कॉम्पेंसेट किया गया। कॉम्पेंसेट कैसे हो गया? ओवर अ डेबिट ऑफ रुपीज़ फर्नीचर अकाउंट रुपीज़ 1,000। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करके 1,000 रुपये जो एक्सेस क्रेडिट जो आपका दिया था, आपने उसको फर्नीचर अकाउंट को 1,000 रुपये का डेबिट करके कॉम्पेंसेट कर लिया। मतलब कि आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पर टैली हो रहा है। Then error of double entry, similar to the errors of omission, any transactions may be erroneously entered twice in the book of account. In such cases, one entry should be cancelled by the reverse entry in the book concern. For example, a sale of rupees 400 recorded twice in the cash book. यहाँ पे ये बताया गया है कि सेल 400 रुपये का जो सेल किया गया है वो आपने अपने बुक में 2 बार लिखा है, तो इसको आप करेक्ट कैसे करोगे? एक को डेबिट करना पड़ेगा आपको। देयर शुड बी अ रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक विथ रिकॉर्डेड वर्ड बाय डबल एंट्री ऑफ सेल। आप अगर आपको वहीं पे लोकेट हो गया तो आप अपने बुक में उसको डेबिट साइड में डबल एंट्री एरर करके आप 400 रुपये लिखोगे तो आपका ये कॉम्पेंसेट हो जाएगा, एरर आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ डबल एंट्री। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंट्रीज आर मेड अगेंस्ट रॉन्ग हेड of account. For example, purchase of furniture worth rupees 8,000 debited to purchase account. It should be rectified as follows: furniture account debit to purchases account. ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो डेबिट एट एनी कंडीशन शुड बी डेबिटेड, लेकिन यहाँ पे हुआ ये है प्रिंसिपली जो है अमाउंट वाइज इट इज़ करेक्ट, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से गलत होगा। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट्स है। एंड परचेजेस क्या है? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, फॉर योर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए आपने परचेज किया है। दैट इज़ अ डिफरेंट इशूज़, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और फर्नीचर जो है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स है। यहाँ पे आपने क्या किया? फिक्स्ड एसेट्स को लिया है और परचेज अकाउंट में डेबिट किया है। यानी डेबिट आपने सही किया, लेकिन प्रिंसिपली क्या हो गया? आपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज अकाउंट में ट्रीट किया है, जो कि गलत है, प्रिंसिपली गलत है। तो आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे, जो कि होना चाहिए, और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। आप मैंने परचेज अकाउंट जो रॉन्गली है उसको क्रेडिट करके फर्नीचर अकाउंट जो करेक्ट है उसको डेबिट करोगे। ये हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। देन व्हाट इज द सस्पेंस अकाउंट? इफ कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑफ योर ट्रायल बैलेंस और R&D, receipt and disbursement cannot be located, it is usual to book a difference in suspense account in order to balance the above the said statement। यहाँ पे ये कहा गया है कि बहुत बार होता ये है कि हमारे पास टाइम कम रहता है
और आपको मंथली आपके बुक्स को टैली करना होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, लेकिन बहुत बार होता ये है कि लोकेट नहीं हो पाता जल्दी। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जल्दी से लोकेट नहीं हो पाती। तब उस वक्त उस कंडीशन में होता ये है कि जो डिफरेंस फिगर है उसको सस्पेंस अकाउंट में आइदर डेबिट और क्रेडिट, जैसा कि डिफरेंस आ रहा है उसको करने के बाद सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाता है जो कि डिफरेंस फिगर की होती है, और उसको फॉर द टाइम बीइंग उसको टैली कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि ये टैली नहीं है लेकिन टैली किया गया है सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करके, लेकिन सस्पेंस अकाउंट को आपको सब्सिक्वेंटली कमिंग टाइम में उसको सस्पेंस अकाउंट को नील करना पड़ता है। कि मतलब ये है कि आप अपने एरर को लोकेट करो और रॉन्ग जो करेक्ट डेबिट और करेक्ट क्रेडिट है उसको करते हुए सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म कीजिए। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि ये सस्पेंस अकाउंट का भी एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल ऐसा है कि बहुत जगह टेंडर मनी लिया जाता है, बहुत जगह बहुत ऑर्गेनाइजेशन टेंडर मनी इनवाइट करती है। टेंडर जो होता है दिस इज़ नॉट अ रूटीन फंक्शन, बिजनेस फंक्शन, ये फॉर द टाइम बीइंग किसी काम के लिए किसी पर्पस के लिए किया जाता है। तो जब टेंडर मनी इनवाइट होता है, टेंडर मनी को जब लिया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेता है, तो सब्सिक्वेंटली कमिंग फेज में उसको ख़त्म करना होता है। जो टेंडर जिसका टेंडर अप्रूव होता है, उसी जिसको हम लोग वर्क अलॉट करते हैं उसी का टेंडर अप्रूव होता है और उसका टेंडर मनी आउटस्टैंडिंग रहता है जो कि सब्सिक्वेंट, और बाकी जो टेंडर मनी रहता है उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तब ये क्या है, टेम्परेरी फेज ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसको सस्पेंस अकाउंट में क्रिएट करके टेंडर मनी को लिखा जाता है, और सब्सिक्वेंटली जब काम खत्म हो जाता है या फिर रिफंड जब होता है तो उसको सब्सिक्वेंट क्रेडिट करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट आपका नील होता है। सिमिलरली आपके जब एरर होता है, एरर के डिफरेंस फिगर को हम लोग फॉर द टाइमिंग टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं, और जब एरर फाइंड आउट हो जाता है तो सस्पेंस अकाउंट को नील कर दिया जाता है। अगर वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में है तो निश्चित है कि इन फ्यूचर आपको जो मिलेगा, रेक्टिफाई जो करोगे तो सेम टोटल जो आपको रेक्टिफाई करने के बाद जो सेम टोटल आएगा उसको आइदर क्रेडिट और डेबिट जैसा केस होगा वो करके आपका सस्पेंस अकाउंट नील हो जाएगा, यानी कि सस्पेंस अकाउंट को आप ख़त्म कर दोगे। वही सस्पेंस अकाउंट का एक एग्जांपल सैम्पल लेजर यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है ऊपर में, क्योंकि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो डेबिट साइड आपका ज़्यादा होगा, इसलिए आपने इसको टैली करने के लिए क्रेडिट इक्वल करने के लिए आपने क्रेडिट 8000 किया। क्रेडिट बैलेंस आपका सस्पेंस अकाउंट 8000 दिखा रहा है, जो कि बाद में रेक्टिफाई किया गया वेजेस अकाउंट में, जो कि 8000 का रेक्टिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है कि 428 रुपये, यानी आउट ऑफ 8000 428 टू वेजेस अकाउंट है, 428। अब आपका जो सस्पेंस अकाउंट हो गया 7572 हो गया, और फिर आपने एक और अकाउंट लोकेट किया HR एंड कंपनी 4400, वो आपके फर्दर 7572 से माइनस होके 4400 माइनस किया गया। अभी भी आपका 3172 फिगर जो है वो आपका आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है, क्रेडिट दिखाई दे रहा है, जिसको आपको आने वाले समय में इसको ख़त्म करना होगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल के सैम्पल के रूप में मैंने आपको बताया है। अब लास्ट में हम आज जो करेंगे, जो अब तक मैंने बताया उसको मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है यहाँ पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें कुछ कुल 6 ट्रांजैक्शंस दिखाए गए हैं, जिसमें है पहला है
₹30,000 received by sale of old car posted as a cash sales। ये क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने अपने एसेट, फिक्स्ड एसेट को बेचा, मैंने सेल एक्टिविटीज की गई आपके द्वारा 30,000 का, लेकिन आपने उसको क्या किया? जो आपको कैश सेल्स ऑफ ओल्ड कार में मिला है, आपने उसको कैश सेल्स में दिखाया। यह है शोन कैश सेल्स रेगुलर एक्टिविटी, जो कि रॉन्ग है। इसका रेक्टिफिकेशन आप देखें, पहले हम लोग ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, बाद में हम रेक्टिफिकेशन पे जाएंगे। एन अमाउंट ऑफ ₹800 पेड बाय द प्रकाश हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द आकाश अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ है? ₹800 जो है प्रकाश ने दिया है आपको। यह रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ₹800 फ्रॉम प्रकाश। उसको आपने क्या किया? रॉन्गली क्रेडिट कर दिया आकाश के अकाउंट में। प्रकाश को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने आकाश के अकाउंट को क्रेडिट किया। थर्ड जो है ₹600 विड्रॉन बाय द मैनेजर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज़ बीन डेबिटेड ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए ₹600 निकाले गए हैं आपके मैनेजर के द्वारा, जो कि रॉन्गली डेबिट किया गया, आपके बिजनेस अकाउंट को, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। नेक्स्ट जो है ₹2,000 पेड फॉर रेंट वॉज डेबिटेड टू ओनर्स अकाउंट। जो रेंट अकाउंट में डेबिट जाना चाहिए, ओनर्स अकाउंट में चला गया है, रॉन्गली डेबिटेड टू योर ओनर्स अकाउंट। एंड फिर नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹5,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सेम आप देख रहे हो, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। जो आपका फिक्स्ड एसेट्स है वर्थ ₹5,000, आपने रेगुलर एक्टिविटीज़ के परचेज में उसको बुक किया गया है आपके द्वारा। और लास्ट है एन अमाउंट ऑफ ₹1,500 स्पेंड फॉर रिपेयरिंग ऑफ कार हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये ट्रांजैक्शंस जो आपको दिखाए गए हैं, ये गलतियां हुई है, जो आपको बताया गया है, जो आपने फाइंड आउट किया है, इस तरह के मिस्टेक किए गए हैं, और अब आपको इसे रेक्टिफाई करना है, सही करना है। आपके अकाउंटिंग बुक्स में इस तरह की एंट्री हुई है, जिसको आपको रेक्टिफाई करके जर्नल एंट्री, करेक्टेड जर्नल एंट्री पास करना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके उसको करेक्ट इफेक्ट देके आपके अकाउंट को सही करना है। इसमें मैंने आपको बताया है, पहला देखिए आप, ₹30,000 रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ एन ओल्ड कार, यानी फिक्स्ड एसेट्स को बेच के ₹30,000 मिले हैं, जो आपने सेल अकाउंट को कैश सेल्स अकाउंट में डाला है। यानी क्या किया आपने? सेल अकाउंट को क्रेडिट किया। उसमें करेक्ट एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कार सेल अकाउंट, लेकिन आपने क्या किया? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? सेल अकाउंट को डेबिट करोगे, जो कि रॉन्गली क्रेडिटेड था, उसको डेबिट करोगे। सेल्स अकाउंट डेबिट एंड तो इसकी करेक्ट एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। मैं फिगर पे नहीं जा रहा हूँ, फिगर में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। 30,000 को 3 लाख यहाँ पे दिखाया गया है, दैट इज टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। कार सोल्ड रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट।
आपकी एक्टिविटीज़ है गुड्स को बेचना, ना कि कार को बेचना। आपने क्या किया, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को, गुड्स अकाउंट को, जो कि आपने डेबिट किया उतने अमाउंट से, तो आपकी रेक्टिफाई हो गई, एंट्री रेक्टिफाई हो गई, और कार अकाउंट जो है क्रेडिट चला गया, जो कि कार बेचने पे आपको पैसे मिले थे, यानी कि आपका करेक्ट एंट्री हो गया कैश अकाउंट टू कार अकाउंट। दिस इज़ अ करेक्ट एंट्री, जो कि आपने यहाँ पे इफेक्ट देखी किया। नेक्स्ट जो आपका था, एन अमाउंट ऑफ ₹800 पेड बाय प्रकाश। प्रकाश ने आपको पेमेंट किया था 800 रुपये का, उसको रॉन्गली आपने आकाश के अकाउंट में दिखाया है, आपने रॉन्गली अकाउंट आकाश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट रॉन्गली किया है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे आप। आकाश अकाउंट डेबिट 800 रुपये, पहले आपने क्रेडिट किया तो उसको डेबिट करेंगे, रेक्टिफाई हो गया। टू प्रकाश अकाउंट, ये करेक्ट फिगर थी आपकी, कैश टू प्रकाश होना चाहिए था, आपने रॉन्गली आकाश कर दिया था। अब आकाश को डेबिट किया आपने और प्रकाश अकाउंट को क्रेडिट किया। बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ आकाश इंस्टेड ऑफ प्रकाश। नेक्स्ट में था 600 विड्रॉन बाय द मैनेजर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो आपका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। विड्रॉ किया गया था कैश फॉर पर्सनल यूज पर्पस, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स वर्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यूज होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट जो है होना चाहिए था, जो कि आपने रॉन्गली आपने यहाँ पर कर दिया था, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को कर दिया था आपने। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया था और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था आपने। आप ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया और ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हो गया। रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट, ₹2000 पेड फॉर रेंट वॉज डेबिटेड टू ओनर्स अकाउंट। रेंट अकाउंट ओनर्स अकाउंट में चला गया था, ओनर्स अकाउंट डेबिट हो गया था। अब आप रेंट अकाउंट को डेबिट करोगे, जो कि करेक्ट था, और ओनर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जो कि रॉन्गली डेबिट हो गया था। ओनर्स अकाउंट को डेबिट हो गया था, उसको आपने क्रेडिट कर दिया, और रेंट अकाउंट को डेबिट किया, जो कि होना चाहिए था। रॉन्ग डेबिट टू ओनर्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। Next, transaction number 5, furniture purchased for ₹5,000 was debited to purchase account. Fixed assets को आपने रेगुलर परचेज अकाउंट में डाला है आपने, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट पहले आपने क्या किया था, परचेज अकाउंट को डेबिट किया था इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया गया, जो कि होना चाहिए था, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट किया, जो कि रॉन्गली डेबिट हुआ था, उसको आपने क्रेडिट किया। परचेज का अकाउंट नील हो गया और आपका करेक्ट जो हेड में जाना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट, डेबिट हेड में चला आया। फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, एन अमाउंट ऑफ ₹1500 स्पेंट फॉर repairing of car has been debited to wages account। wages account को डेबिट हो गया था, एक्चुअली होना चाहिए था कार रिपेयरिंग अकाउंट। तो यहाँ पे आपने रॉन्ग जो पोस्टिंग हुई थी उसको आपने करेक्ट किया, कार रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट किया यहाँ पर, और वेजेस अकाउंट जो कि रॉन्गली डेबिट हो गया था उसको आपने क्रेडिट किया। 1500 रॉन्ग डेबिटेड ऑफ वेजेस, नाउ रेक्टिफाइड। तो ये जो है आपने रेक्टिफिकेशन किया है अपने जो आपसे मिस्टेक हुई हैं, और ये मिस्टेक ऑल काइंड्स की हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ फॉर्मेशन है, एरर ऑफ डबल एंट्री है, ये सारे नेचर ऑफ जो एरर्स हैं इसी प्रकार के होते हैं, और इसको हम लोग रेक्टिफाई, सिंपल फंडा है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का, कि जो
रॉन्ग, जो रॉन्ग डेबिट या रॉन्ग क्रेडिट होता है उसका रिवर्सल एंट्री कीजिए। इफ़ योर क्रेडिट इज़ रॉन्ग तो आप उस हेड को डेबिट कीजिए, आपका क्रेडिट और डेबिट इफेक्ट नील होगा और करेक्ट अकाउंट आपका आइदर डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यस, आप एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बोलिए। अब जो आपको बताया गया रेक्टिफिकेशन, एनी डाउट प्लीज आस्क। समझ में आया? यस यादव जी। हाँ हेलो तिवारी सर। हाँ सर रेक्टिफिकेशन है उसके लिए बैंक में एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसा ही बोलते हैं ना? नो, एडजस्टमेंट इज अ डिफरेंट। एडजस्टमेंट आपका अलग होता है। रेक्टिफिकेशन आपका जो मैंने टाइप्स बताए हैं आपको, ओके। वो टाइप्स में आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं कहीं ना कहीं गलती होती है, आइदर एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, इस तरह के नेचर में कहीं ना कहीं गलती होती है, उसको आपको रेक्टिफाई करना होता है। अभी आपका फॉर एग्जांपल आपका ये रहता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ योर बैंक, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट मिला, यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट, ओके, लेकिन आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग इंटरेस्ट आपने उसको डेबिट कर दिया। मतलब क्या किया आपने, इंटरेस्ट को आपने एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, एक्सपेंडिचर में दिखे जो कि आपका इनकम था एक्चुअली। इनकम एक्चुअली इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज योर इनकम पोर्शन, यू हैव शोन इन योर एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर तो फिर आप क्या करोगे, आपको इंटरेस्ट अकाउंट को फिर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, रेक्टिफाई, ये इस तरह से रेक्टिफिकेशन होता है आपका। ओके एंड एडजस्टमेंट इज समथिंग डिफरेंट। एडजस्टमेंट जो होता है वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के होते हैं, लेकिन वो एट द लास्ट मोमेंट तक वो नहीं हो पाता, मतलब कि आप फिजिकली नहीं कर पाते हो उसको। लेकिन जब आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट जब बनती है, आपका बैलेंस शीट बनाते हो, तो वो इफेक्ट आपको दिखाना पड़ता है। तो इफेक्ट आप कैसे दिखाओगे, थ्रू एडजस्टमेंट दिखाओगे, तब जाके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट बनता है।
जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी आपने 31 मार्च तक उस बंदे को पेमेंट नहीं किया है, लेकिन वो उस फाइनेंशियल ईयर का है, तो आपका जो लेजर बैलेंस ये दिखा रहा है कि भाई उस एक्सपेंडिचर को नहीं किया गया है, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन होता है वो लेजर बैलेंस शो करता है, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है वही लेजर बैलेंस शो करता है। तो आपका लेजर बैलेंस ये शो कर रहा है कि 1500 रुपये का या फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी का वो नहीं किया गया है, लेकिन आपको पता है कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसका ये फाइनेंशियल ईयर का है। अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर में इसको शो नहीं करोगे तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग होगा, इसलिए थ्रू एडजस्टमेंट उसको दिखाया जाता है सैलरी आउटस्टैंडिंग। और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी को ये चूँकि लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा। और सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मैंने कल आपसे बात की थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है आपका, लेकिन आप लास्ट मंथ है, फॉर एग्जांपल इस पे एक एग्जांपल ये भी देना चाहूँगा मैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस हर आदमी को पता है कि इंश्योरेंस एक साल का होता है, यानी उसका एक पीरियड फिक्स्ड है। अगर मान लीजिए आपने जनवरी को प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम जनवरी को भरा, तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपका कितने महीने का हुआ? आप मान लीजिए 12,000 रुपीज़ एनुअल प्रीमियम आपने भरा है जनवरी में, तो ये 12,000 जो है 12 मंथ्स का है, तो ये फाइनेंशियल ईयर में केवल 3 महीने हैं आपके, जनवरी फरवरी मार्च। तो इस फाइनेंशियल ईयर में केवल 3,000 रुपये आपके एक्सपेंडिचर में आएंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के। रेस्ट 9,000 जो आपने खर्च किया है, जो 9,000 रुपये आपको एडिशनल खर्चा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 9 महीने उसमें ये है, इसलिए जब तक वो एक्सपेंडिचर आपका मैच्योर्ड नहीं होता तब तक वो एसेट होता है, इसलिए उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड में शो किया जाता है। क्लियर? एनी डाउट फर्दर? एनी डाउट? मैंने जो लिटरेचर पार्ट दिया है वो बहुत क्लियर है, आप उसको पढ़ के आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि देखिए मैं अपने पोर्शन, अपने जो मेरा सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अब मेरा जो है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, मैंने ट्रायल बैलेंस लिया, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो कि मैंने लिया है। अब इसके बाद आपका फाइनल अकाउंट को मैं लास्ट में टच करूँगा, क्योंकि उससे पहले मैं सारी चीज़ें बता दूँ आपको। डेप्रिसिएशन एक पार्ट आता है, डेप्रिसिएशन पे एक सेशन होगा आपका, डेप्रिसिएशन कैसे होता है, कितने मेथड्स होते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आएगा। ये सब होने के बाद लास्ट में मैं फाइनल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट पे मैं जाऊंगा, और बैलेंस शीट जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा, मेरा रोल ख़त्म हो जाएगा अकाउंटिंग का। तो इसलिए मेरा पोर्शन मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, लेकिन आपके हिसाब से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको है तो वेल इन एडवांस आप बताइए, उस चीज़ को दोबारा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपको करना है। डिस्कस करने के लिए आपको पहले आपके जो प्रॉब्लम है पहले सॉर्ट आउट कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसको डिस्कशन में लाइए। ओके? Okay, thank you.
गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. सर्वांनी व्हिडिओ सुरू करा जरा 2 मिनिटं. टोटल 14 लोक पार्टिसिपेट झालेली दिसतात. ओके, आपण लास्ट